व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल। आज के इस वीडियो में पटबहार हिंदी चतुर्थ श्रेणी यह पुस्तक का 17वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 17वां पाठ में है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। इस कहानी का सारा प्रश्न उत्तर आज के इस वीडियो में आप सभी को कराएंगे। प्रश्न उत्तर शुरू करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं शब्दार्थ है जो कि आप सभी को याद कर लेना है। राष्ट्र मतलब देश, प्रतीक मतलब निशान, अपमान मतलब निरादर, ध्वज मतलब झंडा, स्तंभ मतलब खंबा, वृक्ष का मतलब है पेड़, पुष्प का मतलब फूल, मोहक का मतलब आकर्षक, मुख का मतलब मुंह, अधिवेशन का मतलब सम्मेलन या फिर बैठक। तो ये सारे शब्दार्थ आप सभी को याद कर लेने हैं। इसके अलावा आपको कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, आपको याद करना है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प का नाम है कमल, हमारा राष्ट्रीय फल का नाम है आम, बरगद हमारी राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, ये आपको याद करना है। सभी राष्ट्रीय चिन्ह हमारी शान है। और जानते हो कि हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। तो ये 4 प्रश्न भी आपको याद कर लेने हैं। अब आते हैं यहाँ अभ्यास पर, जहाँ की प्रश्न 1 से शुरू किया जाएगा। अब संक्षेप में उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1 का 1, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर है 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। प्रश्न 1 का 2, सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर है सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य पर विजय होती है। प्रश्न 1 का 3, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। प्रश्न 1 का 4, इसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसी का मतलब है जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसे राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका उत्तर है 24 जनवरी 1940 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न 1 का 5, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? इसमें कितने सिंह है? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए स्तंभ के ऊपरी भाग से लिया गया। इसमें 4 सिंह है। प्रश्न 1 का 6, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इस प्रश्न का उत्तर है हमारा राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। प्रश्न 1 का 7, इसे पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इसी का मतलब है हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसे कब और पहली बार कब गाया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है इसे पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो इस तरह से हमारा प्रश्न 1 का सारा उत्तर हो चुका है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, जो कि है संक्षिप्त उत्तर लिखे। प्रश्न 2 का 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 3 रंगों का है। प्रश्न 2 का 2, चक्र के दाहिनी और बाईं ओर क्या है? यानी कि चक्र के दाहिनी ओर क्या है और बाईं ओर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है चक्र के दाहिने और बाईं ओर सफेद रंग है। प्रश्न 2 का 3, बाघ की कितनी प्रजातियां हैं? इस प्रश्न का उत्तर है बाघ की 8 प्रजातियां हैं। प्रश्न 2 का 4, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। प्रश्न 2 का 5, मोर के आकर्षक होने के क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर है मोर के आकर्षक होने के कारण इसकी नीली गर्दन और छाती, लंबी पूंछ और रंग बिरंगे पंख है। प्रश्न 2 का 6, राष्ट्रीय धुन को बजाने में कितना समय लगता है? इस प्रश्न का उत्तर है
राष्ट्रीय धुन को बजाने में 52 सेकेंड लगता है। प्रश्न 2 का 7, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर है वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। प्रश्न 2 का 8, बरगद के पेड़ की 2 विशेषताएं लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है बरगद के पेड़ की 2 विशेषता। 1 नंबर, बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है। 2 नंबर, यह वृक्ष अत्यंत घना होता है जिससे गर्मी में छाया मिलती है। प्रश्न 2 का 9, हमारे राष्ट्रीय फल आम के 2 गुण लिखो। इस प्रश्न का उत्तर है हमारे राष्ट्रीय फल आम के 2 गुण। 1 नंबर, आम फलों का राजा है, यह मीठे और रसदार होते हैं। 2 नंबर, आम की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 का 10, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, के बारे में जानकारी लो। तो यानी कि किनके बारे में जानकारी लेने के लिए कहा गया है? मेजर ध्यानचंद, जो कि हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे। इनके बारे में और जानकारी तो कुछ बातें मैंने लिखे हैं, वो आप देख लीजिए। इसका उत्तर, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ध्यानचंद हॉकी के विश्व विख्यात खिलाड़ी माने जाते रहे हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने ध्यानचंद के नेतृत्व में विश्व कप पर विजय प्राप्त कर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। तो इसी के साथ हमारा प्रश्न 2 नंबर का सारा उत्तर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो है प्रश्न नंबर 3, खाली स्थानों को भरो। तो यहाँ पे खाली स्थान को भरने के लिए कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है जो कि है 26 जनवरी, 24 जनवरी 1950 और यहाँ है 15 अगस्त। ये तीनों ऑप्शन हमें ये तीनों में भरना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमें ये खाली स्थान में लिखना है। प्रश्न 3 का 1, राष्ट्रगान को डैश के दिन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950 को। तो यह उत्तर आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से, 24 जनवरी 1950 के दिन राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ये वाला उत्तर आप सबको यहाँ पे लिख देना है। अब है प्रश्न नंबर 3 का 2, हम हर साल डैश के दिन अपने विद्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी। तो आप सभी को यहाँ पे लिखना है ये वाला उत्तर, 26 जनवरी। तो अब इसे पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, हम हर साल 26 जनवरी के दिन अपने विद्यालय में राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। प्रश्न नंबर 3 का 3, प्रधानमंत्री हर साल डैश के दिन दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 15 अगस्त। तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है इस तरह से, 15 अगस्त। प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त के दिन दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो इस तरह से हमारा ये खाली स्थान हो गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, निम्न वाक्यों से विशेषण को गोल घेरो और छाट कर पास में दिए स्थान पर लिखो। प्रश्न 4 का 1, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। तो यहाँ से विशेषण क्या है ये हमें खोजकर इस खाली स्थान में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र। तो ये विशेषण है स्वतंत्र, तो आपको यहाँ पे लिख देना है स्वतंत्र। जो भी विशेषण होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर भी दाग दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 4 का 2, तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग है। तो यहाँ का जो विशेषण है वो है केसरिया।
तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है केसरिया। प्रश्न 4 का 3, राष्ट्रीय चिन्ह में 4 सिंह हैं। तो यहाँ का जो विशेषण है वो है 4, तो आपको यहाँ इस तरह से लिखना होगा 4। प्रश्न 4 का 4, मोर के रंग बिरंगे पंख आकर्षक लगते हैं। तो यहाँ पे जो है वो है रंग बिरंगे पंख विशेषण। तो आपको यहाँ पे लिख देना है इस तरह से रंग बिरंगे पंख। ये पूरा आपको तीनों यहाँ पे लिखना होगा रंग बिरंगे पंख। प्रश्न 4 का 5, वर्षा काल में मोर का नृत्य मोहक लगता है। तो यहाँ जो विशेषण वो है नित्य। तो आपको यहाँ पे इस तरह से नृत्य को लिख देना है। तो इस तरह से ये सारा विशेषण को आपको इस तरह यहाँ पे लिखना है। प्रश्न नंबर 5, दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर संबंधित वाक्य में भरो और समझो। तो यहाँ पे जो वाक्य है इसी वाक्य में से हमें उचित जो वाक्य होगा तो उसे हमें इस खाली स्थान में भरना है। यहाँ पे है वार्षिक, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक। प्रश्न नंबर 5 का 1 है 15 अगस्त हमारे स्कूल में वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा कार्य कहेंगे, वार्षिक, क्योंकि वर्ष में एक बार होता है तो ये हो जाएगा वार्षिक कार्य। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से वार्षिक, वार्षिक कार्य कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 5 का 2 है जो हमारे स्कूल में महीने में एक बार अभिभावकों की सभा होती है, इसे डैश कार्य कहेंगे। इसे तब यहाँ क्या बोला गया है कि हमारे स्कूल में महीने में एक बार, तो ये हो जाएगा मासिक कार्य। तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिख देना है मासिक, ये वाला यहाँ लिख देना है मासिक। अब है जो प्रश्न 5 का 3, मैं प्रत्येक दिन स्नान करता हूँ, इसे डैश कार्य कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, दैनिक, जो हम हर रोज करते हैं उसे हम कहेंगे दैनिक कार्य। तो आपको यहाँ पे इस तरह से वहाँ से लेकर दैनिक को इस तरह यहाँ लिख देना है। अब प्रश्न 5 का 4, मेरा स्कूल रविवार के दिन बंद रहता है, यह हमारी डैश छुट्टी का दिन है। तो ये क्या है, साप्ताहिक। रविवार क्या एक ही बार आता है सप्ताह में, तो ये हो गया साप्ताहिक। तो आपको यहाँ से इस तरह से लिख देना है साप्ताहिक। प्रश्न 5 का 5, 3 महीने में एक बार हमारे स्कूल में मूल्यांकन कार्य होता है, इसे डैश कार्य कहेंगे। तो इसे कहेंगे त्रैमासिक, क्योंकि 3 महीने में होते हैं इसलिए कहेंगे इसे त्रैमासिक। तो आपको यहाँ से इस तरह से लिख देना होगा, यहाँ से देख देख कर त्रैमासिक। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है तो मुझे थोड़ा लिखने में असुविधा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा लिखावट थोड़ा ख़राब हो सकता है, पर आई होप कि आप सबको हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। अब है प्रश्न जो 5 का 6, हमारे स्कूल में 6 महीने में एक बार परीक्षा ली जाती है, इसे कौन सा कार्य कहेंगे। तो ये है अर्धवार्षिक, क्योंकि 6 महीना और 6 महीना मिलाकर एक वर्ष होता है, तो ये वर्ष के आधे वक्त में यानी कि 6 महीने में होते हैं, तो ये हो जाएगा अर्धवार्षिक। तो आपको वहाँ से इस तरह से देख देख कर लिख देना है अर्धवार्षिक, ये हो जाएगा अर्धवार्षिक कार्य कहेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रश्न 5 का उत्तर सभी लिख लेना है खाली स्थान में इस तरह से। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो यहाँ पे प्रश्न 6 होगा, यहाँ से 7 नंबर प्रिंट हुआ है गलत से, इसलिए यहाँ पे मैंने 6, ये 7 है यहाँ पे, सॉरी 8 है यहाँ पे, तो मैंने इसे 7 किया है, 9 को 8 किया है और 10 को 9 किया है, इस तरह से कर दिया है। तो यहाँ पे गलत प्रिंट होने के कारण से ये प्रश्न नंबर 6 है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के 4 वर्णों द्वारा नए शब्द बनाओ और उनमें प्रयोग की गई मात्राओं को बॉक्स में दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि है
जैसे और बौर। तो यहाँ पे जो मात्रा का इस्तेमाल हुआ है वो हमें यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है। तो 1 नंबर पे हम यहाँ लिख देंगे ये वाला मात्रा। इस तरह से आपको पहले बॉक्स में लिख देना है। ये ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से ये सारा मात्रा बॉक्स में लिखना है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे उत्तर, ठीक है, बरगद का। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर पे रौद्र। इस तरह से मात्रा यूज करके लिखना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इस तरह से रौद्र। उसके बाद ओ की मात्रा यूज करेंगे तो होगा रोग, लिखेंगे यहाँ पे। आप इस मात्रा को यूज करके, ये सारे मात्रा यूज करके आप कुछ और शब्द भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ की मात्रा यूज करके यहाँ पे लिखेंगे गदा। इसी तरह से फिर लिखेंगे दौर। ऊ की मात्रा भी यूज करना है तो यहाँ पे लिखेंगे बारूद। और एक लिखेंगे वीर, बड़ी की मात्रा यूज करके। तो ये सारे मात्रा को यूज करके 6 मात्रा है ना, ये 6 मात्रा को यूज करके इस तरह से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। औ की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, औ की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा लिख के इस तरह से आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। र और र वर्णों को खाली स्थानों में भरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों वर्ण को खाली स्थान में जो सही होगा उसे भरना होगा। तो यहाँ पे है प खाली स्थान न में आ की मात्रा। तो यहाँ पे हम भरेंगे ये वाला ड़, तो होगा क्या, पढ़ना। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे ड़, तो ये हो जाएगा दौड़। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे ड़, तो ये हो जाएगा बैठगा। उसके बाद यहाँ पे भरेंगे ड़ में आ की मात्रा, चौड़ाई। यहाँ पे फिर भरेंगे ड़ में आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, घोड़ा। उसके बाद यहाँ पे फिर भरेंगे ये वाला ड़, तो ये हो जाएगा गाड़ना। फिर यहाँ पे ये ड़ भरेंगे तो ये हो जाएगा सड़क। तो इस तरह से दोनों ड़ का इस्तेमाल करके ये खाली स्थान को भरना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोमार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों से विलोमार्थी शब्दों की जोड़ियां बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जो शब्द है असामान्य, सामान्य, पतन, बलहीन, परतंत्रता, आदर, विचित्र, प्रगति, अपमान, सम्मान, स्वतंत्रता और शक्ति, ये सबसे हमें विपरीत उल्टा अर्थ वाले शब्द को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे है असम्मान। तो इसका जो उल्टा अर्थ होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर सम्मान, ठीक है। उसके बाद है सामान्य, तो इसका होगा असामान्य, ठीक है। उसके बाद है पतन, तो इसका उत्तर लिखेंगे, इसका उल्टा अर्थ है उन्नत, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे उन्नत। उसके बाद है बलहीन, तो इसका लिखेंगे बलवान, ठीक है, बलवान। उसके बाद है परतंत्रता, तो इसका लिखेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। उसके बाद है आदर, तो इसका लिखेंगे निरादर, ठीक है। इस तरह से आपको इसका उल्टा अर्थ को लिखना है। उसके बाद है यहाँ पे विचित्र, तो इसका लिखेंगे अविचित्र। उसके बाद है प्रगति, तो इसका लिखेंगे उल्टा अर्थ अप्रगति। उसके बाद है अपमान, तो इसका लिखेंगे सम्मान। उसके बाद क्या है सम्मान, तो इसका लिखेंगे अपमान, इसका उल्टा अर्थ होगा अपमान।
उसके बाद है स्वतंत्रता। ठीक है, तो जो जो हम लिखे हैं वो कुछ कुछ इसमें आ रहा है, तो इसका उल्टा अर्थ तो कुछ और ही लिख लेगा ना पर। तो स्वतंत्रता का होगा पराधीनता। तो यहाँ पे इस तरह से उत्तर लिखना है पराधीनता, पराधीनता। उसके बाद है शक्ति, तो इसका होगा उल्टा अर्थ कमजोर। तो इस तरह से आपको ये सभी विपरीत और उल्टा अर्थ को लिखना होगा इस तरह से। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। देखिए, तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं ये सारा उत्तर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे, जो कि प्रश्न नंबर 10 है, पर ये 9 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात होता है, यह लंबा के साथ ही को जोड़कर देखो। ठीक है, तो लंबाई, लंबा जोड़ ई तो लंबाई होगा, चौड़ा जोड़ ई तो चौड़ाई होगा। यहाँ ई को शब्द के अंत में लगाते ही उनका अर्थ बदल गया। ठीक है, इस प्रकार वे शब्दांश जिन्हें शब्द के बाद लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है अथवा उसमें विशेषता आ जाती है, प्रत्यय कहलाते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप ये याद कर सकते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है कि वे शब्दांश जिन्हें शब्द के बाद लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है अथवा उसमें विशेषता आ जाती है, ऐसे शब्द को हम प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बान, आ, ई, नी, आनी, या, पन, वाला, कार, आर, इत, गर, ए, आई आदि, ये सब लगाने से क्या होते हैं, शब्दांश बदल जाते हैं, शब्द बदल जाते हैं। हिंदी में अधिकतर पुंगलिंग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग का रूप दिया जाता है। ठीक है, ये आप देखिएगा कि पुंगलिंग शब्द में अगर आपको स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो ये सारे कुछ लगाकर स्त्रीलिंग अधिकांश बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, जैसे मुर्गा जोड़ ई तो क्या हो जाएगा मुर्गी। इस तरह से दिए गए शब्दों के साथ प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो इसका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है और इस तरह का शब्द हम यहाँ पे अब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिब्बा जोड़ या, तो ये हो गया डिबिया। उसी तरह है बालक जोड़ पन, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो होगा बालकपन। अगर इसे हम जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा बालकपन, बालकपन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे नौकर जोड़ आनी, तो ये क्या होगा नौकरानी, नौकरानी। इस तरह से ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे बल जोड़ वान, तो इसे हम एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा बलवान। उसके बाद है क्रोध जोड़ इत, तो इसे अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्रोधित, क्रोधित। लोहा जोड़ आर, तो ये हो जाएगा लोहार। इस तरह से जोड़ के पर लिखना होगा। तो यहाँ पे है कुछ स्वयं बनाओ, इस तरह का और भी 3 बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो वो हम 3 क्या बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 जो लिखा है वो है तल जोड़ वार, तो इसे एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा तलवार। और एक लिखा है मीठा जोड़ ई, तो इसे एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा मिठाई। उसके बाद लिखा है सन जोड़ देश, तो इसे लिखेंगे एक साथ तो ये हो जाएगा संदेश। तो इस तरह से आप ये 3 लिख सकते हैं। अगर आप स्वयं भी कुछ ऐसा इस तरह का और भी लिख सकते हैं अगर, तो आप वो लिख सकते हैं और मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो है प्रश्न नंबर 10। यहाँ पे 11 प्रिंट है पर ये प्रश्न है 10 नंबर। राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में 5 वाक्य लिखो। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 1 नंबर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। 2, मोर अत्यंत सुंदर एवं शर्मीला पक्षी होता है। 3, मोर बरसात के मौसम में पंख फैलाकर नाचते हैं, यह बहुत ही मनोरम दिखता है। 4, मोर विभिन्न रंगों का होता है एवं भारत के सुंदरवन में ज़्यादा पाए जाते हैं। 5, मोर हमारे देश का गौरव है, मोर का हमारे देश में बहुत सम्मान मिलता है। तो इस तरह से आपको ये 5 वाक्य लिख लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि अब स्पष्ट इसे आप रोक कर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब चलते हैं
प्रश्न 11 में, जो कि प्रिंट है 12 नंबर पर, यह प्रश्न 11 है। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में कहा गया है कि नीचे के दोनों चित्रों में 6 अंतर है, उन्हें खोजकर निकालो। तो यहाँ पे 6 अंतर है। तो सबसे पहला अंतर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो अगर यहाँ पे मधु का छत्ता है तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि मधु टपक रहा है और यहाँ से नहीं टपक रहा है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर है कि यहाँ पे 2 पक्षी है और यहाँ पे 1 पक्षी है। तीसरा अंतर ये हो गया कि इस बालक के सर पे टोपी है और इस बालक के सर पे टोपी नहीं है। चौथा हो गया अंतर कि देखो आप, इस बालक के हाथ में एक शीशी है और इस बालक के हाथ में नहीं है। पांचवा अंतर हो गया कि देखो इसके घुटने पर दाग है और इसमें दाग नहीं है। और छठा अंतर जो है वह है, तो आप देख सकते हैं जैसे इस बालक का शर्ट का जो कॉलर है वो इस तरह है, पर इस बालक का शर्ट का कॉलर ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो अब ये 6 अंतर को हमें यहाँ पे नीचे लिखना होगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 1 नंबर में शहद का ना टपकना, उसके बाद 2 नंबर में लिखा है एक पक्षी का ना होना, 3 नंबर में लिखा है टोपी का ना होना, 4 नंबर में लिखा है हाथ में शीशी का ना होना, 5 नंबर में लिखा है शर्ट की कॉलर ऊपर की तरफ उठा हुआ है और 6 नंबर में लिखा है दाहिने पैर के घुटने में दाग का ना होना। तो इस तरह से आपको ये सारा लिख लेना है अंतर को खोजकर। तो यहाँ पे और एक अंतर है कि आप देख सकते हैं इस बालक के हाथ में जो लंटेन है, यानी कि जो बत्ती जलाने के लिए लंटेन है, वो उसके दाहिने हाथ में है और दूसरी वाली जो छवि में जिसके हाथ में शीशी है वो उसके बाएं हाथ में है। जो लंटन है वो बाईं हाथ में। तो आप ये एक भी लिख सकते हैं या फिर 6 जो मैंने लिखाया है वो भी लिख सकते हैं। और आपको अगर ये हो रहा है तो आप ये भी एक उत्तर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। क्लास 4 की और भी बुक्स की वीडियो जल्द ही आ जाएगी इस चैनल पर। जितने भी बुक्स हैं, हमारा पर्यावरण है, आपका इंग्लिश है, मैथ है, सारा कुछ आने वाला है वीडियो। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर ले। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि 18वां पार्ट लालची मछुआरा है, इसका प्रश्न उत्तर के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।